आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निमिषा प्रिया को सजाए मौत मिले, मुआवजा स्वीकार नहीं, यमन में मृतक के भाई की मांग। पाकिस्तान ड्रोन्स को हमने साबुत गिराया, लोअर स्पेस की लड़ाई पर अब फोकस। कल के हथियार आज के युद्ध जीत नहीं सकते, नया जमाना नई लड़ाई। सीडीएस चौहान ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर कही दूर की बात। सिटीजनशिप पर ममता का बंगाली अस्मिता दाव क्या महाराष्ट्र की तरह बैकफुट पर ले जाएगी। झांगुर बाबा और नसरीन की पुलिस रिमांड खत्म, पहली बार बोला धर्मांतरण सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है क्या, ममता बनर्जी का केंद्र पर तीखा हमला। नॉनवेज मिल्क जिसे भारत पर बेचना चाहता है अमेरिका। अफगान टैक्सी ड्राइवर देसी एयर कूलर से गर्मी को ऐसे दे रहे हैं मात। सलमान खान ने 5 करोड़ 35 लाख में बेचा अपना मुंबई का अपार्टमेंट। और क्या शुभमन गिल के रवैये की वजह से लॉर्ड्स में मिली हार, पूर्व भारतीय स्टार ने कप्तान को बताया हार का गुनहगार। हत्या के मामले में दोषी केरल की नर्स निमिषा प्रिया को पीड़ित परिवार ने माफ करने और किसी भी तरह का मुआवजा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मृतक के भाई अब्देल फताह ने भारतीय मीडिया में चल रही उन खबरों को सिरे से खारिज किया जिसमें दावा किया गया था कि तलाल ने निमिषा के साथ दुर्व्यवहार किया था या उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। 14 जुलाई को दिए गए एक इंटरव्यू में तलाल मेहदी के भाई अब्देल फताह ने शरिया कानून के तहत किसास की मांग दोहराई और कहा कि निमिषा को उसके अपराध के लिए सजाए मौत दी जानी चाहिए। इसके अलावा अब्देल फताह ने भारतीय मीडिया में चल रही उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि तलाल ने निमिषा के साथ दुर्व्यवहार किया था या पासपोर्ट जब्त कर लिया था। उन्होंने भारतीय मीडिया पर एक दोषी हत्यारे को पीड़ित के रूप में पेश करने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्तिगत या पेशेवर विवाद, चाहे वह कितना ही गंभीर क्यों ना हो, इतनी क्रूर हत्या, शव के टुकड़े करने और उसे छिपाने को सही नहीं ठहरा सकता। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि दुनिया में हुई हाल की लड़ाइयों ने दिखा दिया है कि कैसे ड्रोन जंगों में शक्ति के संतुलन को जबरदस्त तरीके से बदल सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूएवी और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम में आत्मनिर्भरता भारत के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ड्रोन वास्तविकता के प्रमाण है और हाल के संघर्षों में उनकी व्यापक उपयोगिता दर्शाती है कि कैसे ड्रोन अपने आकार या कीमत के अनुपात में सामरिक संतुलन को असमान रूप से बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि असममित ड्रोन युद्ध बड़े प्लेटफॉर्मों को असुरक्षित बना सकते हैं और सेनाओं को एयर स्ट्राइन CUAS के विकास के वैचारिक पहलुओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि भारत पुराने हथियारों से नए जमाने की लड़ाई नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा कि हमें नए जमाने की टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, हमें अपने देश में बने हथियारों पर ध्यान देना होगा। सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी कुछ नई बातें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को नाकाम कर दिया और हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। दिल्ली में एक डिफेंस वर्कशॉप में जनरल चौहान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को पाकिस्तान ने बिना हथियारों वाले ड्रोन और म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया। उसमें से किसी ने भी भारतीय सेना या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ज्यादातर को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों से नाकाम कर दिया गया, कुछ तो लगभग सही हालत में बरामद भी हुई। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आगे कहा कि कल के हथियार आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। आज की लड़ाई लड़ने के लिए कल की टेक्नोलॉजी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में आज एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बंगाली भाषियों को बांग्लादेशी रोहिंग्या कहकर अपमानित करने और उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालने का आरोप लगाया।
ममता ने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी बंगालियों को हिरासत में भेजती है तो बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राजनीतिक रूप से हिरासत मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी महाराष्ट्र की तर्ज पर ही बंगाल में भी बीजेपी को बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाते हुए बैकफुट पर धकेल पाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के नागरिकों के पास वैध पहचान पत्र है और प्रवासी मजदूर अपनी काबिलियत के कारण अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। ममता ने बीजेपी को चुनौती दी कि वे साबित करें कि बंगाली भाषी रोहिंग्या हैं जो म्यांमार के निवासी हैं। उन्होंने बंगाल में संभावित मतदाता सूची संशोधन को भी बंगाली अस्मिता पर हमला बताकर इसका कड़ा विरोध करने की बात कही। ममता बनर्जी की यह रणनीति बंगाली अस्मिता को केंद्र में रखकर बीजेपी को घेरने की है, जैसा कि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट में लाने में शिवसेना और अन्य स्थानीय दलों ने किया था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को जेल में भेज दिया गया है। इन दोनों की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो गई। यूपी एटीएस ने दोनों अपराधियों को मेडिकल जांच के बाद जिला कारागार में दाखिल करा दिया। हैरानी की बात यह रही कि एटीएस ने रिमांड बढ़ाने के लिए कोई अर्जी दाखिल नहीं की। जांच एजेंसी अब तक मिले सबूतों के आधार पर आगे की जांच में जुटी है। अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद जेल जाते वक्त झांगुर बाबा ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी एटीएस को झांगुर बाबा की कोठी में बने गुप्त तहखानों से जुड़े अहम सुराग हाथ लगे। इन्हीं तहखानों में धर्मांतरण की साजिश रची जाती थी। आशंका है कि तहखानों के खुलते ही कई ऐसे राज सामने आएंगे जो देशव्यापी सिंडिकेट की परतें खोलेगी। यही वजह है कि दोनों के लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट का विचार किया जा रहा है। कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, क्या पश्चिम बंगाल भारत में नहीं है? क्या ये देश का हिस्सा नहीं है? अगर कोई बंगाली बोलता है तो क्या उसे जेल भेज दोगी? क्या उसे रोहिंग्या या बांग्लादेशी कह दोगी? ममता बनर्जी ने कहा कि देश में कई राज्य हैं जहाँ सिर्फ एक भाषा बोली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोगों को शक की निगाह से देखा जाए। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां हिंदी भाषियों को बाहर निकाला गया था तब हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी। हम हर राज्य के लोगों का सम्मान करते हैं, चाहे वे मजदूर हो, व्यापारी हो, फेरी वाले हो या कर्मचारी। हम हर किसी पर हमला नहीं करते क्योंकि वे हमारे देश का हिस्सा है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मैं जो बोलता हूँ सोच समझ कर बोलता हूँ। कुछ समय बाद यही मीडिया आपको असम के मुख्यमंत्री को जेल जाता दिखाएगी और ये काम असम की जनता करेगी। राहुल ने आरोप लगाया कि असम में 24 घंटे चोरी हो रही है और हर घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 4 महीने में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष को ना तो वोटर लिस्ट दी ना बूथ की वीडियोग्राफी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने की तय की गई 9 जुलाई की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर अब 1 अगस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है। दोनों की ओर से एक अंतरिम ट्रेड डील की उम्मीद की जा रही है, जिसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है। हालांकि अमेरिका लगातार कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोले जाने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए न झुकने का संकेत दिया है। भारत ने नॉनवेज मिल्क पर सांस्कृतिक चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच साल 2030 तक व्यापार $500 अरब तक पहुंचने की संभावना है। कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कृषि क्षेत्र और डेयरी उत्पादों को लेकर भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस पर कोई भी मोल भाव सीधे स्वीकार नहीं कर सकता।
अफगानिस्तान के बेहद गर्म शहर टैक्सियों की छतों पर प्लास्टिक के डिब्बे और एग्जॉस्ट पाइप नजर आते हैं। दरअसल ये देशी एयर कूलर हैं जो टैक्सी ड्राइवरों ने खुद अपने हाथों से बना लिए हैं ताकि किसी तरह की झुलसाती गर्मी को मात दी जा सके। कंधार शहर में पारा अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर बताते हैं कि कारों में लगा एयर कंडीशनर ज्यादातर वक्त खराब ही रहता है। एक ड्राइवर अब्दुल ने कहा कि ये कार के एसी से अच्छा काम करता है। एसी तो बस आगे बैठे लोगों को ठंडक देता है, ये कूलर पूरी टैक्सी में हवा फैला देता है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिखाया गया है कि कैसे अब्दुल बारी टेप से कूलर के पाइप को टैक्सी की खिड़की पर जोड़ रहे हैं। वहीं उनके एक साथी टैक्सी की छत पर चढ़कर इस कूलर को ठीक से रख रहे हैं। हालांकि इस जुगाड़ की एक दिक्कत भी है। अब्दुल बारी कहते हैं दिन में तो 2 बार इसमें ठंडा पानी डालना पड़ता है। फिर भी वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये ही बढ़िया है। पिछले कुछ वक्त में कई फिल्म स्टार्स ने मुंबई में अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और बेची है। कई ने रियल एस्टेट में निवेश भी किया। इसमें एकता कपूर से लेकर जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुभाष घई और सोनाक्षी सिन्हा तक का नाम भी शामिल है। अब सलमान खान का भी नाम इसमें जुड़ गया है। उन्होंने मुंबई में स्थित अपना एक अपार्टमेंट करोड़ों के दामों में बेच दिया। सलमान खान का यह अपार्टमेंट मुंबई के बांद्रा वेस्ट के पॉश इलाके में स्थित है। उन्होंने इसे 5 करोड़ 35 लाख रुपए में बेचा है। यह अपार्टमेंट शिव स्थान हाइट्स में स्थित है और 1318 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। इसमें 3 पार्किंग स्पॉट है। सलमान अभी जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं वह इससे 2.2 किलोमीटर दूर है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला गया तीसरा टेस्ट काफी रोमांचक रहा था। 5 दिन तक दर्शकों को बांधकर रखने वाले इस मुकाबले पर अंत दुखद हुआ था। इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से मात दी थी। इस हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कप्तान शुभमन गिल की काफी आलोचना की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लॉर्ड्स में शुभमन गिल के रवैये की आलोचना की। भारत के हार के बाद कैफ ने एक्स पर बताया कि जैक क्रॉली के साथ गिल की मैदान पर हुई बहस ने इंग्लैंड को उकसाया और बेन स्टोक्स को एक शानदार स्पेल डालने के लिए प्रेरित किया। इसने इंग्लैंड के लिए कमाल कर दिया। गिल ने क्रॉली पर तीसरे दिन के अंत में समय बर्बाद करने का आरोप लगाया और इंग्लैंड के बल्लेबाज के साथ बहस की। इस रवैये का भारत को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेजबान टीम ने अधिक आक्रामक रवैया अपनाया और मुकाबला 22 रनों से जीत लिया। कैफ ने एक्स पर लिखा कि शुभमन गिल और जैक क्रॉली के बीच हुई लड़ाई ने इंग्लैंड को पूरी तरह से चार्ज कर दिया। एजबेस्टन के बाद उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी पर सवाल उठे थे, लेकिन उस घटना ने स्टोक्स को जोश से भर दिया और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। समझदारी इसी में है कि आप उस रवैये पर टिके रहे जो आपके लिए कारगर हो। गिल को यह कठिन तरीके से सीखना होगा।